वेदांत का एक वाक्य है जिसमें कहते हैं अभयं ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है, जिसको ईश्वर परमात्मा लोग कहते हैं, वह अभय है, फियरलेसनेस है। जहां फियर आया, आप डिविनिटी से आप दूर चले गए। और फियर कब तक आता है? जब तक आप किसी पे डिपेंड करते हैं। इवन बुद्धा, अगर आप उन पे भी डिपेंड करते हैं अपनी मुक्ति के लिए, आप वो जाएंगे, आप भी, आपका वो डिपेंडेंसी उस पर, उन पर भी है, वो गए, आपका, आपकी मुक्ति चली गई। जो अपने गुरु पे भी डिपेंड हो जाता है, गुरु की मृत्यु के साथ ही वो भी गया। वास्तव में गुरु एक तत्व है, एक essence है। This what is called light, this what is called wisdom, this what is called enlightenment. And that is not a man or woman, is not an individual. That is just an essence. This what is called awareness. So Sara efforts, we should focus on how to be aware, how to be conscious, how to be mindful, how to be, what you call just luminous, और जिसको हम कहते हैं कैसे हम पूरी तरह इस वर्तमान घड़ी में जिए। दिस व्हाट इट इज माइंडफुलनेस या उनकी फिलॉसफी। उसी को उन्होंने बताया, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बताया 37 बोधि पाक्षिक धर्म बताया, 37 प्रैक्टिसेस उन्होंने कहा, जिसके द्वारा कोई उस एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सकता है। एंड ही हैज वार्न्ड दैट डोंट डिपेंड ऑन एनीथिंग। और उसमें 37 प्रैक्टिसेस में उन्होंने वही बताया। एंड उन्होंने बताया कि तुम एक चीज शुरुआत करो, बस बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाती। दिस व्हाट इज कॉल्ड, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यही जाता है, एक्सपोनेंशियली थिंग्स स्टार्ट। एग्जैक्टली। बस हमें शुरू करने की जरूरत है। अगर नेगेटिव शुरू किया तो बस वो साइकिल बन गया और चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा। और जब तक वो प्रोग्रामिंग चलती रहेगी तब तक वो नेगेटिविटी कल्टीवेट होती रहेगी, जनरेट होती रहेगी। जैसे मोटर नहीं होती है, जनरेटर, आपने जनरेटर ऑन कर दिया, दैट विल कीप जनरेटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी। उन्होंने यही बताया, यू हैव टू जस्ट बिगिन दैट विच इज ऑस्पिशियस, दैट विच इज पॉजिटिव, नॉट द नेगेटिव। And he was the man who gave dependent origination. एक थ्योरी दी है उन्होंने, जिसको कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, कि एवरीथिंग डिपेंड्स। आपका बॉन्डेज भी, आपका लिबरेशन भी, आपका डर भी और आपका फियरलेसनेस भी डिपेंड करता है किस पे? फैक्टर पे, कॉज पे। अगर वो कॉज है तो वो रहेगा, नहीं है वो नहीं रहेगा। अगर फियर का फैक्टर है आपके भीतर, फियर के कॉजेज हैं, कंडीशंस हैं, तो फियर रहेगा ही रहेगा। उसके फैक्टर नहीं है, वो नहीं रह सकता, वो जिंदा नहीं रह सकता। टेक्निक बताई है उन्होंने, और जितने भी ग्रंथ हैं सबका अपना अलग तरीका है उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे इसको डील करना है। लेकिन जो बुद्ध का जो मुझे टेक्निक लगा है, बहुत साइंटिफिक, और दैट इज व्हाई साइकोलॉजिस्ट्स, साइकेट्रिस्ट्स are also learning that technique, and they are also recommending this what is called mindfulness practice. Mindfulness या जो mindfulness interventions हैं, वो साइकोलॉजिस्ट्स भी सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। आपके यूनाइटेड स्टेट्स में ही डॉक्टर जॉन कैबेट जिन है, आपने नाम सुना होगा, जॉन कैबेट जिन। वो मैसाचुसेट्स में उनका एक क्लिनिक चलता है, वो माइंडफुलनेस का स्ट्रेस क्लिनिक चलता है। और जिन ने इस चीज को बहुत ही पॉपुलराइज किया है, माइंडफुलनेस को। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर काम किया है। अब वो मेन स्ट्रीम में आ रहा है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, या और भी जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसमें आ रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में भी आ रहा है ये सब। क्या आप प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जियो। क्योंकि जो फियर है, वो फियर को भी हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन जो है उस नेगेटिव को कैसे ओवरकम किया जाए वही बताया है, वही प्रैक्टिस है जो माइंडफुलनेस टेक्निक है, या जो साइकेट्रिस्ट भी बताते हैं, या जो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी बताते हैं। और वो सिंपल है कि
जो प्रोग्रामिंग है उसको हमें चेंज करना है। कॉज एंड इफेक्ट, मतलब जो कॉज है, फियर का कॉज है उसको हटाना है। और फियर का कॉज जो उन्होंने बताया है कि अविद्या है। अविद्या मतलब लैकनेस ऑफ नॉलेज। अविद्या है तो उससे उत्पन्न जितने भी संस्कार हैं वो अविद्या जन्य संस्कार होंगे। अविद्या बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस, बॉर्न ऑफ डार्कनेस। आपकी जितने भी एक्टिविटीज होंगी, आपका जितना भी अप्रोच होगा, सब वो नेगेटिव होता है। तो उसको हमें काउंटर करना है। तो काउंटर हम किससे करते हैं? उसका जो एंटागोनिस्टिक पार्ट है उसी से हम काउंटर करते हैं। अंधकार का काउंटर क्या है? प्रकाश है। सिंपल सा है। अगर अंधकार है उसका काउंटर ले आओ, प्रकाश ले आओ, अंधकार अपने आप गायब। अंधकार से हमें फाइट नहीं करना है। इफ यू विल फाइट विद डार्कनेस यू विल नॉट विन। हमें क्या करना है? वी हैव टू सिंपली ब्रिंग द लाइट। डार्कनेस विल ऑटोमेटिकली डिसअपियर, विल वैनिश। तो इसमें यही है कि जो हमारे भीतर जो अनइंटेलिजेंट पैटर्न्स हैं जो काम कर रहे हैं, संस्कार जिसको हम कहते हैं, साइकोलॉजी उसको कहती है अनकॉन्शियस बायस, अनकॉन्शियस पैटर्न्स जो काम कर रहे हैं, लूप जो काम कर रहा है, उस लूप को आइडेंटिफाई करना। जैसे आपने बताया ना कि हमें पता है कि ये है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू स्पॉट दैट, टू एक्नॉलेज दैट, टू नो दैट कि यस दैट इज। और सेकेंड स्टेप है कि उसको काउंटर करने के लिए उसका जो धुरंधर है या उसका जो ओवरकम करने वाला हीरो है, फैक्टर है, उसको डेवलप करना और उस पैथवे को क्रिएट करना। जैसे न्यूरो पैथवे में बताते हैं जो डीएमएन है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम हमें बार बार डराता रहता है, जो हर व्यक्ति में है, हर उस व्यक्ति में है जो कैसे जी रहा है, जो प्रिमिटिव है, जो इंपल्सिव है, प्रिमिटिव है, जो बहुत जल्दबाजी में जीता है, जल्दबाजी में फैसला लेता है, जो बहुत ही प्रॉम्प्ट है हर चीज में, जो बार बार वो एक ऐसा कर्मा क्रिएट कर रहा है, एक नई स्टोरी क्रिएट कर रहा है। जहां से स्टोरी क्रिएट हो रही है, जहां से एक नया क्लेश क्रिएट हो रहा है, उस प्रोग्रामिंग को ही हमें स्लो डाउन करना है। उसको हमें स्लो डाउन करना है, यही प्रोसेस है। और उसको हम कैसे स्लो करते हैं, उसको टेक्निक्स है वही। तो जो 37 प्रैक्टिसेस बताया है, जो तथागत ने, बुद्ध ने जो बताया है, वही प्रैक्टिस है। और उसको उन्होंने 4 में कॉन्साइज कर दिया। मैं आपको नाम बता रहा हूं क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि सब याद नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज याद रहेगी, वो जो माइंडफुलनेस जिसको हम कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं। तो कहां पर वो सक्सेस डिपेंड करता है? वो माइंडफुलनेस पे डिपेंड करता है, एकाग्रता पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जिसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है, होल हार्टेडनेस पे डिपेंड करता है, सारा कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कितना कॉन्सेंट्रेशन से मैं सारे इंफॉर्मेशन को फेच करता हूं अपने लर्निंग से, अपने हिपोकैम्पस से, और मैं उसको एक्सप्रेस कर पाता हूं। एक होता है नॉलेज होना, फिर नॉलेज को इम्पार्ट करना, ये दूसरा स्किल है। टीचर के अंदर ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी, बहुत नॉलेज होनी चाहिए उसको। दूसरी क्वालिटी, उस नॉलेज को कितनी इफेक्टिवली वो इम्पार्ट कर रहा है अपने स्टूडेंट के भीतर, ये टीचर की क्वालिटी और क्वालिफिकेशन है। वैसे ही स्टूडेंट की भी क्वालिटी है कि कितनी ओपन माइंड से, अनबायस्ड माइंड से, कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो सुन रहा है और अपने हिपोकैम्पस में उसको पूरी तरह ओपन करके उसको ले रहा है, संजो रहा है, उसको सेव कर रहा है, और जब जरूरत पड़ेगी तो कितना अप्लाई कर रहा है उसको। इसको हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं, राइट, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। और उसमें आता है परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, उसके बाद कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। ये 7 एसेंशियल पार्ट है किसके? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो कि हमारे पूरे पैटर्न्स को चेंज कर देता है। कैसे हम सुन रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं, कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, कैसे हम सीख रहे हैं, कैसे मेमोराइज कर रहे हैं, क्या मेमोराइज कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या पर प्लस कितना कर रहे हैं, सब किस पे डिपेंड करता है?
कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और वही बताया है किसने? बुद्ध ने वही बताया। तो जो 37 जो बताया उन्होंने बताया, सबसे पहले 4 बताया है माइंडफुलनेस। उन्होंने कहा 4 सतिपट्ठान का प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जो 4 सतिपट्ठान का प्रैक्टिस करेगा तो उसको 4 चीजें और प्रैक्टिस करनी होती है। उसको उन्होंने कहा 4 सम्यक प्रधान। सम्यक प्रधान में होता है एफर्ट्स। 4 एफर्ट्स को उसको सीखना पड़ता है। एफर्ट्स टू अबैंडन, एफर्ट्स टू ओवरकम, एफर्ट्स टू डेवलप एंड एफर्ट्स टू मेंटेन। 4 एफर्ट्स उन्होंने बताया। पहले बताया कि 4 माइंडफुलनेस होना चाहिए। माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी, माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग्स, माइंडफुलनेस ऑफ माइंड एंड माइंडफुलनेस ऑफ मेंटल फैक्टर्स। उन्होंने कहा 4 माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करो। फिर उन्होंने कहा 4 माइंडफुलनेस का तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने बॉडी को फील करो, अपने फीलिंग्स को फील करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने माइंड कैसे काम कर रहा है, क्या प्रोग्रामिंग है, कितना रिएक्टिव है, कितना नॉन रिएक्टिव है, कितना प्रिमिटिव है, कितना नॉन प्रिमिटिव है, कितना कंडीशनड है, कितना नॉन कंडीशनड है, कितना बायस्ड है, कितना अनबायस्ड है। और जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया कि बायस है इसके अंदर कंडीशनिंग है, इसके अंदर कंपल्सिव नेचर है, इसके अंदर ऑब्सेसिव नेचर है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, ये नोट किया। फिर उन्होंने बताया क्या दूसरा कहा 4 तरह के प्रैक्टिसेस करो। उन्होंने कहा 4 सम्यक प्रधान। मतलब क्या? एफर्ट्स लगाओ। क्या? एफर्ट्स टू अबैंडन। जो ये सब नेगेटिव पैटर्न है उसको इमीडिएटली बैन करो। Don't take long to ban. Immediately ban them. Before that will increase malignancy, जिसको कहते हैं कैंसर फैल जाना। Before that will spread over. उसको immediately control करो। Prevention is better than cure. सबसे पहले उन्होंने बताया प्रिवेंट करो। फिर बताया उसको ओवरकम करो, आप ट्रीटमेंट करो। एक तरफ प्रिवेंट कर दिया, आप ट्रीटमेंट करो जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। You start treating that. So efforts to abandon and efforts to heal and treat. फिर दूसरा एफर्ट बताया, efforts to develop. डेवलप किया, उसका जो काउंटर पार्ट है, एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करो, उसको जो काउंटर करेगा। नया न्यूरो पाथवे क्या मतलब? फोकस होके करना, माइंडफुल खाना, माइंडफुल सोना, माइंडफुल सुनना, वो एक नया क्रिएट करो। उनका एफर्ट्स टू डेवलप। फिर कहा डेवलप ही इनफ नहीं है, नॉट मेंटेन इट, परपेचुएट इट, मेक इट परमानेंट। देखिए कितना साइंटिफिक थे बुद्ध। पहला माइंडफुलनेस, टू डिटेक्ट, टू अवेयर, टू बी अवेयर। दूसरा एफर्ट्स टू अबैंडन, ओवरकम, डेवलप एंड मेंटेन। फिर बताया जैसे तुम ये करोगे फिर 4 और एफर्ट्स, एडवांस्ड एफर्ट्स कहा उन्होंने करने के लिए। उन्होंने कहा इद्धिपात, 4 इद्धिपात। इसमें कहा पहला कहा छंद। छंद मतलब डिजायर रखो भीतर, डिजायर टू चेंज योर लाइफ। छंदन जनेति। फिर बोला वीर्य मतलब एफर्ट्स पूरी ताकत के साथ लगाओ। छंद, वीर्य। फिर तीसरा कहा चित्त, अपने माइंड के ऊपर काम करो, अपने चित्त को उसमें लगाओ। फिर चौथा कहा उसको उन्होंने कहा विमांसा, मीन्स एनालिटिकल अप्रोच रखो, एनालाइज करो चीजों को, हर चीज को एनालाइज करो। एम आई गोइंग टू राइट डायरेक्शन? एम आई डूइंग राइटली? बिफोर you commit for long-term relationship, your long-term, life purposes, your goals or objectives, उसको एनालाइज करो और फिर कंक्लूजन पे आओ और फिर बस लॉक करो, आगे बढ़ो। जिंदगी भर केवल एनालाइज मत करते रहो। कि लोग जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि मेरे को करना है, कुछ नहीं कर पाते, सोच में ही जिंदगी बीत जाती है। उन्होंने कहा इमीडिएटली एनालाइज करो एंड देन लॉक इट, देन मूव अहेड, मूव ऑन। उसको बताया इद्धिपात, उससे सुपर नेचुरल पावर्स एक्टिवेट होती है, सिद्धियां मिलती हैं, ये 4 एफर्ट्स। फिर उन्होंने बताया 5 इंद्रिय और 5 बल को डेवलप करो। तो 4 माइंडफुलनेस, 4 एफर्ट्स और 4 सुपर नेचुरल एक्टिविटीज, तो 12 ये हो जाते हैं, राइट। उन्होंने कहा 5 मेंटल सेंसेस और 5 मेंटल स्ट्रेंथ्स, उन्होंने कहा वो कल्टीवेट करो। उसमें श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये 5 चीजें हैं, उनको डेवलप करो और फिर 5 वही हमारी ताकत बन जाती है। श्रद्धा, उन्होंने कहा जो पहली चीज है श्रद्धा फैक्टर कल्टीवेट करो। जिसके अंदर जितनी श्रद्धा होगी वो उतना क्या होगा, उसके अंदर
वीर्य होगा, एनर्जी होगी, श्रद्धा वीर्य, स्मृति मतलब मेमोरी उसकी उतनी शार्प होगी। श्रद्धावान के अंदर ही एनर्जी होती है, उसी के अंदर मेमोरी होती है, स्मृति। श्रद्धा वीर्य स्मृति, समाधि कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रज्ञा, पांचवा प्रज्ञा होते हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, 5, और यही हमारी ताकत बन जाती है। 5 5 10 ही होते हैं। 12 और 10 कितने हो गए? 22 हो गए, राइट। और फिर कहते हैं 7 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट। उन्होंने कहा उसको भी कल्टीवेट करो। 7 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट। पहला है उसको बोलते हैं सती, जो पहला चीज है। फिर उसी को रिवाइज करते हैं, लेकिन अलग ढंग से कहते हैं प्रैक्टिस करो, माइंडफुलनेस। फिर कहते हैं वीर्य, एनर्जी को कल्टीवेट करो। फिर कहते हैं जब पहला है सती, फिर दूसरा है इन्वेस्टिगेशन, धर्म विचय, मतलब इंक्वायरी करो, ट्रुथ की इंक्वायरी करो, प्रिंसिपल्स की, और उसको प्रिंसिपल्स को सीख कर, जैसे लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ क्वांटम साइंस, लॉ ऑफ ऑल दी नेचर्स, उसको सीखो, इंक्वायर करो। कैसे? कंसंट्रेशन के साथ, माइंडफुलनेस के साथ। पहला है सती, फिर धर्म विचय, फिर है वीर्य, उससे एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। फिर कहते हैं उससे तुम्हारे अंदर जितनी ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, उतनी तुम्हारे अंदर प्रीति आएगी। प्रीति मतलब प्रसन्नता आएगी। जितनी तुम प्रसन्न होगे, कहते हैं उतनी प्रसब्धि आएगी, उतनी भीतर शांति आएगी। तो जितना मतलब हैप्पीनेस फैक्टर कम होगा, उतना स्ट्रेस में होता है, मतलब कंसंट्रेशन उसमें उतना कम होता है। जो जितने क्लेश में रहता है, उसके अंदर कंसंट्रेशन उतना कम होता है। कहते हैं कि एकाग्रता मतलब प्रसब्धि मतलब शांति तब आएगी जब तुम्हारे अंदर प्रसन्नता होगी। उन्होंने प्रसन्नता के बाद बोला कि शांति आती है। उसके बाद कहा प्रसब्धि के बाद क्या आती है? समाधि आती है। उस समाधि को उन्होंने छठा फैक्टर कहा। और समाधि से क्या आती है? उपेक्षा मतलब समता आती है। उपेक्षा मतलब इग्नोर नहीं, उपेक्षा का अर्थ होता है समता, इक्वानिमिटी। सुख आया ओके, दुख आया ओके, सुख में नाचने नहीं लगो और दुख में डिप्रेशन में मत चले जाओ। ये फैक्टर कल्टीवेट करो, इक्वानिमिटी की, समता की। कहते हैं वो डेवलप हो गया तो उसके बाद कहते हैं जो 8 जो चीजें हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो कहते हैं। तो जो 37 में जो 8 जो बचे थे, मतलब 29 29 ये हो गए, 12 10 22 और 7 29 हो गए। उसके बाद बचे 8, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया। उन्होंने कहा इसको प्रैक्टिस करो। पहला बताया सम्यक दृष्टि, राइट माइंड, राइट व्यू, एवरीथिंग व्यू राइटली, नॉट इन ब्लाइंडनेस। सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक संकल्प, फिर वैसे अपना रिजोल्यूशन बनाओ, कॉन्विक्शन, फर्म कॉन्विक्शन के साथ। व्हाट यू सी दैट दिस इज लॉजिकल, दिस इज राइट, नॉट बी कन्विक्टेड। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, राइटली बोलो, सच बोलो, मतलब जैसे तुम बिलीव करते हो वैसे ही बोलो। फिर कहते हैं सम्यक कर्म, वैसे ही होलसम कर्म करो, सब कुछ राइटली देखो, राइटली सोचो, राइटली बोलो, राइटली करो। फिर राइटली लिवलीहुड, राइट लिवलीहुड उन्होंने चौथा बताया कि अपना आजीविका शुद्ध रखो, चोरी करके मत कमाओ, किसी को चीट करके मत कमाओ, और बहुत सारे उन्होंने बताया कि ये सब आजीविका मत रखो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो गलत ढंग से पैसे कमाता है उसकी जिंदगी में कभी सुख शांति नहीं हो सकती, ऐसे बताया उन्होंने। राइट लिवलीहुड, कितने में हम सुपर इंटेलिजेंट हैं लेकिन रॉन्ग तरीके से पैसे कमाते हैं, दैट विल नॉट गिव पीस, इसलिए कहा उन्होंने राइट लिवलीहुड। फिर उन्होंने कहा राइट सम्यक व्यायाम, ये जो सम्यक व्यायाम है मतलब राइट एफर्ट्स। फिर सम्यक सती, राइट मेडिटेशन, और फिर सम्यक समाधि, राइट एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन। ये 8 बताया, टोटल 37 है। लेकिन 37 में अगर आप देखेंगे सबको एक बिंदु पर लाएंगे तो दैट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। इसी को हमें डेवलप करना है। लेकिन उन्होंने जो सबसे फोकस किया है, उन्होंने बताया कि एथिक्स को उन्होंने कहा सबसे प्राइम में लाओ, इसको शील कहा उन्होंने। उनका जितने शील का पालन करेंगे हम, उतने हमारे भीतर समाधि होगी,
मतलब कंसंट्रेशन होगा, जितनी समाधि जितना कंसंट्रेशन होगा उतनी नॉलेज मतलब विजडम होगा, जितना विजडम होगा मतलब नॉलेज होगी वैसे ही हमारी लाइफ होगी। सबको उन्होंने जो है कॉन्साइज कर दिया 3 चीजों में, शील समाधि प्रज्ञा। लेकिन सबसे आखिरी है वो है नॉलेज, मतलब एम्पिरिकल नॉलेज, नॉट बुकिश नॉलेज, नॉट हर्ड नॉलेज, सुनकर भी जो नॉलेज मिलती है वो भी नहीं, न पढ़ के न सुन के, बट एम्पिरिकल। जब तक हमारे प्राण उसको महसूस नहीं करता तब तक वो नॉलेज स्थायी नहीं होती। उसको प्रज्ञा का होने का वही लाइफ चेंज करती है। ऐसे पता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो सुनकर और पढ़कर उससे पता नहीं चलता जब तक हम उसमें पकते नहीं है। जमे हम रियली देखते हैं, लेकिन लोग इतने ब्लाइंड हैं, लोग इतने अंधे हैं, लोग इतने जन्मजात अंधे हैं। आयु के हैं कि आप इतने संस्कार से बंधे हुए हैं, अपने संस्कार को बदलते नहीं, अपने हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते। एक हैबिट लूप इतना स्ट्रांग हो गया है, चेंज करना मुश्किल लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। इसलिए कहते हैं लोग मेरे वश का नहीं है, लोग हार मान जाते हैं ना, मेरे वश का नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए बस ऐसे ही है, चलो जैसे है वैसे, हार मान जाते हैं लोग। कहते हैं हार मत मानो, भले तुम 100 बार फेल होते हो फिर भी हार मत मानो। कि त्राटक से ही कंसंट्रेशन डेवलप होता है, एकाग्रता डेवलप होती है, और एकाग्रता ही माइंडफुलनेस है। मैं जितना माइंडफुल होकर हम काम करेंगे हमारे लिए उतना बेनिफिशियल है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कंपल्सिव हो जाते हैं, कंपल्सिव, कि मोबाइल के साथ ही हमें सब काम करना है या कुछ मल्टीटास्किंग करनी है, एक साथ 2 काम करना है। ये संस्कार बन जाता है, ये हैबिट बन जाती है, और एक बार जो हैबिट बन गई तो इसको चेंज करना बहुत टफ काम होता है, और वो हैबिट बचपन से ही बनती है। सो दिस व्हाट वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स टू डू one thing at one time, and that will develop the concentration. This is what is called trataka, gaze, focus at one thing at one time. और हमारे शास्त्रों में लिखा है श्रिया ह्रिया भ्रिया है। श्रिया ह्रिया भ्रिया मतलब श्रद्धा से, ह्रिया मतलब लज्जा से, भ्रिया भय से। या तो श्रद्धा से करो, नहीं तो शर्म से करो कि देखो दूसरे कितने आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे छूट जाएंगे। एक लज्जा होती है ना, जैसे किसी सोसाइटी में किसी की तारीफ नहीं हो रही तो एक शर्म ही होती है ना, शर्म की बात है ना। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, कि मेरे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, उसको कहते हैं हिरिया। कम से कम शर्म करो, तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही, तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रहा है, लोग अप्रिशिएशन नहीं कर रहे हैं, शर्म करो, उसको कहते हैं हिरिया। भ्रिया भय करो, अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं पीछे रह जाऊंगी। तो ये 3 फैक्टर है जो अपनी लाइफ में होना चाहिए, श्रद्धा, उसके बाद शर्म और भय, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। फियर मतलब इसलिए कि अगर मैं माइंडफुल नहीं रहूंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन उस फियर को ओवर भी नहीं होने देना चाहिए। बहुत ही लिटिल फियर, थोड़ा सा भय, ताकि आपको हमें प्रेजेंट में रखे, बस इतना ही। लेकिन कई लोग इतने माइंडलेस होते हैं, केयरलेस होते हैं, उनको कोई डर नहीं होता, कितना भी आप डराओ डरते ही नहीं हो। कहते हैं देखा जाएगा, आई विल फेस इन माई लाइफ। आजकल की न्यू जनरेशन भी आप बोलने की मत करो, आई विल सी। एंड दिस इज वेरी सीरियस मिस्टेक दे आर डूइंग। बच्चे कच्चे हैं, बच्चे कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं, उनको एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने लाइफ नहीं देखी है, इसलिए उनको प्यार से, नहीं तो थोड़ा सा फियर दिखाकर, बहुत ज़्यादा फियर भी नहीं तो वो बहुत ही फ्राइटेंड हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वार्न करके, अगर जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, अगर हमें डर ना हो कि हम कहीं एक्सीडेंट कर देंगे तो हम कितनी जगह ठोक देंगे। तो फियर हेल्दी फियर है कि हम डिसिप्लिन में चलें, हम सही से काम करें, डिसिप्लिन होकर काम करें, जिसमें है सच बोलें, चोरी ना करें,
किसी को चीट ना करें, किसी के साथ ऐसे गलत काम ना करें, ये इथिक्स है। हम जो करते हैं ईमानदारी से करें, सफाई से करें, और जो इथिक्स का पालन करेगा वो जिंदगी में देर सवेर सफल होगा। बुद्ध ने कहा है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड ऑफ दैट, ऑफ ऑल हिज टीचिंग्स, ऑल टीचिंग्स ऑफ हिम, बट दिस वन ऑफ हिज ऑल इम्प्रेसिव एंड इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग के उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इथिक्स ऐसी चीज है, जैसे उन्होंने कहा है कि देखो, जैसे धरती खड़े होने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए और हर काम करने के लिए एक बेस है, एक आधार है, वैसे इथिक्स एक बेस है। किसके लिए? हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी मेंटल लाइफ, मेंटल हेल्थ के लिए बेसिस है, इमोशनल हेल्थ के लिए बेसिस है, प्रोफेशनल हेल्थ के लिए बेसिस है, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बेसिस है। क्या? इथिक्स। इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि इथिक्स जिसमें नहीं है वो चल नहीं सकता और टिक नहीं सकता और खड़ा नहीं हो सकता। किसी भी तरह शॉर्टकट से वो पहुंच गए वहां पर, वो चलेगा नहीं, वो नहीं चलेगा। ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, बिकॉज ही वाज सुपर एनलाइटेंड एंड ही न्यू ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, ऑल द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, एंड दिस व्हाट इज वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द सक्सेस लाइफ, हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। इथिक्स इज द बेसिस, फाउंडेशन। अगर वो नहीं है तो वी कैन नॉट स्टैंड, वी कैन नॉट मूव, वी कैन नॉट ड्वेल, वी कैन नॉट लिव एक्चुअली। वो चीज है। और हेल्थ का भी मैंने देखा है, अगर किसी का इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या किसी भी एस्पेक्ट में, होलिस्टिक हेल्थ मैं कहता हूं, जिसमें आपका माइंड, इमोशन, बॉडी, एक्शंस, प्रोफेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, या रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, विद पीपल, विद वर्ल्ड, विद सेंटिएंट बीइंग्स, कैसे आप चीजों के साथ डील करते हैं, वो सब डिपेंड करते हैं हमारे इथिकल लाइफ स्टाइल पर। कई लोग चीजों को ऐसे उठा के फेंक देते हैं, वहां भी इथिक्स झलकता है कि आप कितने जेंटल हैं। आप देखते हैं कई लोग आते हैं, अपने शूज को ऐसे फेंकते हैं, शूज उधर, एक उधर, एक चप्पल उधर होगी, दूसरी चप्पल उधर, एक शूज उधर। मतलब क्या? दैट शोज दैट person is not disciplined, that person is not gentle towards even the shoes which were being used in their feet. कपड़े, आपकी आंख, आपके हेयर्स, आप उसको केयर नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे बीमार हो जाएगा। यू नो, आपका हार्ट, आपकी स्लीप, you don't care about your sleep, you don't care about your food, you don't care about anything. This, what is that? It's called insensitivity. संवेदनहीन कहते हैं। जो संवेदनशील होगा, जो सेंसिटिव होगा, हर चीज को एक ऐसे ट्रीट करेगा जैसे मानो एज इफ दैट इज लिविंग बीइंग, लिविंग एंटिटी। आप जितने फिलोसफर्स को देखेंगे, दे वर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी जेंटल, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी, यू नो, कुछ लोग उनको सोच सकते थे कि भाई ये तो पागल है, ये मेंटल है। आर्थर शोपेनहावर का नाम सुना होगा। आर्थर शोपेनहावर was a great philosopher. Friedrich Nietzsche was a great philosopher. Socrates, Plato, Aristotle, they were great philosophers. जो वेस्टर्न फिलोसफर्स के, वेस्टर्न फिलोसफी के कहते हैं कि दे आर शेपर्स, उन्होंने शेप किया वेस्टर्न फिलोसफी को। इंडियन फिलोसफी में आप देखें, जैसे बुद्ध हैं, पतंजलि हैं, या गौतम हैं, महर्षि गौतम हैं, कणाद हैं, कपिल हैं, यू नो, व्यास हैं, पतंजलि हैं, दे आर फाउंडर्स ऑफ द फिलोसफीज ऑफ इंडियन फिलोसफीज। बुद्ध हैं, दे आर इंडियन फिलोसफीज फाउंडर्स। उनकी लाइफ देखिए, दे वर सो सीरियस, सो सेंसिटिव टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो हमें इन लोगों से सीखना है क्या? इथिक्स। हमें नॉन वायलेंट होना चाहिए, हमें कोई ना देख रहा हो फिर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ना देख रहा हो फिर भी हम ऑनेस्ट हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्ट, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टीलिंग, इथिक्स। वैसे ही एक होता है रिलेशनशिप में भी लॉयल होना, इसको हम सेलिबेसी कहते हैं। वो भी कि ऐसा नहीं है कि मल्टी अफेयर्स है, कि लोगों का मल्टी अफेयर्स होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है। व्हाट इज दैट? इज एब्सोल्युटली नॉन इथिकल, अनइथिकल। वो ऐसा बंदा कितना भी सुपर इंटेलिजेंट हो जाएगा, लेकिन
स्पिरिचुअली बैंकरप्ट होगा वो।